हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। क्या है बच्चों ये ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। बेटा ग्रेविटेशन जो है ना, वो हम यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थ ही आपको अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। ग्रेविटेशन फोर्स आपके और मेरे बीच में भी है, या ऑब्जेक्ट मेरे आसपास जो है उनके बीच में भी है, लेकिन ये इतना कम है कि हम एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे हैं। बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटी क्या होती है? वो अर्थ के रेस्पेक्ट में पड़ी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इसको गिरा दूं तो ये नीचे गिरेगा, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये चीज नीचे गिरेगी। तो अर्थ क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन फोर्स सबके बीच में काम कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेकर समझा सकते हैं, और ग्रेविटी जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में समझाई जाती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेविटेशन और व्हाट इज ग्रेविटी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present in universe in any two object। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, आप उनके बीच में बता सकते हैं। तो वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग में नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है तो दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ होगा एक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अर्थ। और सेकंड अदर कोई भी हो सकता है, अदर कोई भी हो सकता है। जैसे अर्थ और ग्रेविटी अगर बताएं तो अर्थ और बॉल के बीच में बता लो। कोई बॉल है, ऊपर से गिराई जा रही है, नीचे ही आएगी। अर्थ और बॉल के बीच में, या अर्थ और मार्कर के बीच में कह सकती हूँ मैं, मैन, मार्कर। मतलब पर्सन। ग्रेविटी को आप जब डिनोट करते हैं तो आप अर्थ के रेस्पेक्ट में बताएंगे, लेकिन आप ग्रेविटेशन तो यूनिवर्स में पूरे में काम कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि आपकी चीजें ऐसे नहीं खिंच जाएंगी आपसे। तो ये है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद इसको पढ़ाती हूँ। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत पूछा जाने वाला डेरिवेशन है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ये लॉ कहता है, ये न्यूटन्स लॉ मान लीजिए ग्रेविटेशन का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस, जो कि मेजर की जाएगी सेंटर से। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स is directly proportional to
proportional product of their masses, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे यहाँ, टू ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा क्योंकि दो मासेस का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू distance, square of distance from center, उनके बीच से। अब मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज की बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाती हूँ। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये इनका सेंटर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि अगर डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों फिजिक्स का एक नियम है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये तो लॉ है, अब आपको इसको आगे वैल्यू निकालनी है, तो आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे g, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप फिजिक्स में 9th क्लास में आप इतना जान लीजिए कि एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है अपना कैपिटल G। तो अब मैं क्या करती हूं, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लगाती हूं कैपिटल G। अब मुझे G की वैल्यू, अगर G का फॉर्मूला निकालना है, ये तो एक फॉर्मूला निकल के आया, तो अब अगर आपको G का फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल मैथ्स है, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है। अब अगर इसका एसआई यूनिट आप निकालें तो कैसे निकालेंगे फिजिक्स में एसआई यूनिट, एफ का फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, और स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। m1 m2, m1 kg m2 kg, तो 2 kg हो गए kg स्क्वायर। और अगर मैं ऐसे इसको लिखना चाहूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2 आपके पास यूनिट निकल के आ जाती है कैपिटल G की। कैपिटल G को कहेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने इस पूरे डेरिवेशन को किया। अब आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स है कैपिटल G। यूनिवर्स शब्द जहां लग गया तो वहां पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू एक है। तो कैपिटल G का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये कैलकुलेटेड है, साइंटिस्ट ने निकाल दिया है, तो आपको सिर्फ इसका वैल्यू याद करना है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चंस में। तो ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यहाँ होता है। आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह की वैल्यूज इसकी निकल के आती है। ठीक है। ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, आप फोर्स का यूनिट लिखिए, डिस्टेंस का लिखिए, उसके बाद आप उसको ऐसा यूनिट, आप जानते हैं हम फिजिक्स में हर चीज को सिंपल यूनिट्स में पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सी यूनिट होती है, पर हम यहाँ पर ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं फिजिक्स में। तो अब इसके वैल्यू को देखकर बताइए बच्चों, जहां पे 10 की पावर माइनस 11 लग रहा है तो ये वैल्यू कितनी छोटी होगी, इतनी छोटी वैल्यू, इतना वीक फोर्स है ये, इतना वीक है ये। तो सोचो ये कैसे किसी को अपनी और इतनी ताकत से खींच पाएगा। तो ये बहुत ही वीक होता है, वीक फोर्स होता है, ये इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
इसकी वजह से आप सोलर सिस्टम में देख रहे हो अर्थ के अराउंड, और अर्थ खुद सन के अराउंड मूव कर पा रही है। अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप कहते हैं अर्थ में ग्रेविटी, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ाऊं तो सारी चीजें ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट हो जाने की तो तोड़फोड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये क्या करता है, होल्ड कर रहा है पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट्स, आपके जितने सैटेलाइट्स हैं, ये सब चीजें अर्थ के अराउंड भी घूम रही हैं, सन के अराउंड भी चीजें घूम रही हैं, तो ये होल्ड कर रहा है पूरे सोलर सिस्टम को, पर ये बहुत ही वीक फोर्स है। पर अगर आप इसको उस कॉन्सेप्ट से समझे कि सब चीजें अट्रैक्ट होकर अगर अर्थ पे ही गिरने वाली हैं, तो आप सोचेंगे कितना नुकसान हो सकता है। इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, ये अट्रैक्ट कर रहा है बट इतनी छोटी वैल्यू है कि चीजें अपनी जगह पर बनी हुई हैं, और अर्थ पर सारी चीजें अपनी जगह पर बनी हुई हैं इस फोर्स के कारण। तो इसका इंपॉर्टेंस आए तो आप लिख सकते हैं इस मैनेज सोलर सिस्टम, इट होल्ड्स ऑल थिंग्स अराउंड अर्थ। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। आइए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल। बेटा फ्री फॉल क्या है कि मान लीजिए अब मैं आपको समझाऊंगी किसी भी चीज का फ्रीली गिरना, तो गिरना है और वो नीचे आएगा अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हाइट से गिराया जा रहा है तो वो निश्चित है, ऐसे अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो मार्कर है वो मैंने ऐसे नीचे गिराया हाइट से, तो ये नीचे गिरा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने, आप हाइट से गिराएंगे तो नीचे गिरेगा, लेकिन आपने जब देखा मैंने इसे जब गिराया तो ये सीधा गिरा, और आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, तो ये नीचे गिरेगा। जब ये नीचे गिरेगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, इधर चला जाएगा, नहीं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिराया जाता है तो वो अर्थ के पास जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सीधा गिरेगा। और कोई भी चीज इस तरीके से गिराई जाती है तो वो ऐसे लहर कर बिल्कुल स्लो मोशन में नहीं गिरती है, उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि कुछ ना कुछ ये ऊपर से गिराने में एक्सेलरेशन महसूस करेगा। तो क्या होता है कि ये फ्री फॉल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट से जब नीचे गिराया जाता है तो उसमें कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट से नीचे गिराया जाता है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, वो आना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। किस कारण से, उसके एक्सेलरेशन के कारण। उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट falls from height on earth, तो ये नीचे ही आएगा, बट नो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी चेंज होगी। आप जानते हैं तेजी से नीचे आएगा, वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि हम मोशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन आप पढ़ेंगे ग्रेविटी की फॉर्म में, तो इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्री फॉल क्या है, कोई भी चीज गिराई जाएगी वो नीचे आएगी, बस उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो बना वो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी मोशन में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा, उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में आप चेंज करके कर देंगे स्मॉल जी। Acceleration due to gravity is known as gravity. It is denoted by small g. That's why I am saying universal law of constant capital G, क्योंकि यहाँ दो g आएंगे जिनके बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ये इट इज स्मॉल g। अब इसका भी कुछ वैल्यू है, इसका भी एक डेरिवेशन है, कैसे ये आया, तो इसका डेरिवेशन लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को।
चलिए, तो अब एक और बात ध्यान रखना, इसकी डिपेंडेंसी मास पे नहीं होती, नो डिपेंडेंसी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। देखो, आप कोई इसकी जगह कोई लॉक गिराओ या कोई पेपर गिरा दो, या पेपर गिराओगे तो भी वो ऐसे नीचे गिरेगा, पर डायरेक्शन उसका भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। आप बॉल गिरा दीजिए, आप कोई लॉक गिरा दीजिए, चीज नीचे ही आएगी, दैट इज फ्री फॉल। तो उसमें अब हम स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिश्ता पढ़ेंगे। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे, पर स्मॉल जी और कैपिटल जी निकालेंगे कैसे, पहले स्मॉल जी को निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में देखो बेटा, फोर्स तो पढ़ के आ रहे थे आप, क्या m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था, जहां पर हमारा जी था एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये हम मान लेते हैं एक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो फोर्स हम वहां से ये लेकर आ रहे थे, दूसरे में हम मान लेते हैं, अगर हम मोशन वाले चैप्टर को देखें तो फोर्स हमने एम ए माना था। अब ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में मैं तो कह रही हूं ए इज जी, पूरा ए कन्वर्ट हो जाएगा जी में, तो एफ बराबर एम जी। अब मान लेते हैं, अब इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। अब मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से, सपोज दैट ये अर्थ है, अब किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सरफेस से गिरा रही हूँ, वैसे इट इज नॉट पॉसिबल कि अर्थ के सरफेस पे कुछ रखा जाए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रही हूँ। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस आपकी मैथ है, रेडियस कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी अर्थ है जिसका मास है एम ई। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट मैं इसको कह सकती हूँ m बराबर जी एम ओ एम ई अपॉन डी स्क्वायर, और d बदल गया अब सारा का सारा r में, तो आप आर ई स्क्वायर कह सकते हैं। अर्थ का रेडियस आप ऐसे लिख लीजिए आर ई स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पर भी आर ई कर देती हूँ। ठीक, अब इसको एक तरीके से हाइट मान लीजिए, भाई हाइट से ही तो गिरा रहे हो, तो आर ई बराबर अपना है एच स्क्वायर, या एच ई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब हमने कह दिया है तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट का मास, ये अर्थ का मास, ये हाइट हो गई, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला जो कि हम मोशन के चैप्टर से पढ़कर आ रहे हैं, वहां हमने पढ़ा था एम ए। अब ए कन्वर्ट हो गया जी में, और मास आप किसका ले रहे हो, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो ना, तो एम ओ जी। तो अब आपके पास फोर्स की दो दो फॉर्मूले हैं, तो क्यों ना हम वन इक्वेशन को बराबर कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दें। देखो आपको मजा आएगा इक्वेशंस करने में, कि ऐसा मतलब बिल्कुल इजी होता जाएगा। फोर्स दोनों ही बराबर है, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर है, ये सिंपल मैथ है। आपको फिजिक्स, ऐसा नहीं है फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ बहुत आने से, लेकिन आपकी फिजिक्स और मैथ दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं इसको इसके बराबर लिख दूं, तो F बराबर एक हो गया एमओ जी, एक हो गया ये जी एम ओ एम ई अपॉन एच स्क्वायर। अब वही कॉन्सेप्ट लगाइए, एमओ से एमओ कैंसिल, तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन एच स्क्वायर, या फिर आप ये लिख दो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो क्या रिश्ता नहीं बन के आ गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल जी का मतलब हो गया ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया कैपिटल जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपको मैं बता दूं, जो हमारा स्मॉल जी है इसका वैल्यू क्या है अर्थ में, इसका वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन तो भैया बदलता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपकी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ आएगा नीचे तो बढ़ेगा,
ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो कोई भी चीज नीचे आएगी तो बढ़ेगा, पॉजिटिव में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा नेगेटिव आएगा। तो क्या है स्मॉल जी ई की जो अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका वैल्यू पढ़ें तो आपकी फिजिक्स में फिक्स वैल्यू दी हुई है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है फिक्स है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बदल सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जी भी हो सॉरी जीरो भी हो सकती है। तो अब आपके सामने डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो आपको एक डेरिवेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की निकालनी आ गई, दूसरी डेरिवेशन आपको स्मॉल जी की निकालने आ गई। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। लेकिन ये दिमाग में रखना, मोशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया है और ग्रेविटी वाले में स्मॉल जी से, ठीक है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस तो आप ही बता दो। इसकी वैल्यू तो भाई फिक्स होती है पूरे यूनिवर्स में, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक्सेलरेशन जो है वैल्यू चेंज हो सकती है। इसका वैल्यू इसके जो साइन कन्वेक्शन है देखा जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे भी जा सकता है, बस ये कांट भी जीरो, इसका फिक्स है। एक डिफरेंस आपको दिख ही रहा है स्मॉल जी और कैपिटल जी, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक और डिफरेंस बता दूं मैं आपको, इसका डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जानते हो ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको डायरेक्शन के साथ पढ़ते हैं आप, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो जो डायरेक्शन के साथ, उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और ये स्केलर है, इसको डायरेक्शन से क्या लेना देना भाई, उसका वैल्यू फिक्स है, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जिन क्वांटिटीज को आप डायरेक्शन के साथ पढ़ते हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्टर के साथ नहीं है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आपके सामने हैं, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करके आ सकते हैं। तो बच्चों अभी ये ग्रेविटेशन का पार्ट 1 है, इसके बाद हम ग्रेविटेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। तू मत करे कुछ भी, तेरे पापा करो, तू मत करे, तेरे हाथ लगते ही चीज का सत्यानाश हो जाना है। अरे इधर से नहीं, इधर से बंद, इधर से कर दो, स्टॉप ही कर दो।